अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल की। लिमिटेशंस, इससे पहले हमने दो और एटॉमिक मॉडल डिस्कस किए थे, रदरफोर्ड्स मॉडल, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और थॉमसन्स प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्या, लास्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थे जिसके कारण उसको अल्टीमेट एटॉमिक मॉडल नहीं माना गया। वो लिमिटेशंस क्या क्या थे वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला लिमिटेशन जो था, ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में जब फाइनर टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तो ये देखा गया कि दो लाइंस आपस में बहुत ही फाइन डिस्टेंस पे काफी सारी लाइंस मौजूद थी, जो कि नेकेड आई से ये ऑब्जर्व हो रहा था कि खाली एक ही लाइन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, मतलब ये मान लीजिए हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह से ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे कलर्ड लाइंस ऑब्जर्व हुई ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब ये तो नेकेड आई से ऐसा दिखता है, लेकिन इसको जब स्पेशलाइज्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देखा गया तो दिस लाइन कैन बी सीन एज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिन लाइंस। और ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बोर ने बोला था जब एक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा, केवल तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगे। लेकिन ये क्या केस था कि इसमें इतनी सारी लाइंस इतने फाइन डिस्टेंस पे ऑब्जर्व हो रही हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्बिटल 1 से ऑर्बिटल 2 पे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करके जंप करेगा। लेकिन अगर वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता तो खाली एक ही लाइन ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल फाइन लाइंस पर ऑब्जर्व। तो ये पहला ड्रॉबैक था, या फिर ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा जो लिमिटेशन था बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वो ये कि बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन species such as hydrogen atom, helium positive, lithium 2 positive, इन तीनों ही स्पीशीज के पास सिंगल एटम है। और बोर्स एटॉमिक मॉडल खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में ही बताता था। उसके अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन फंक्शन करता था वो खाली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड था। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तीसरा जो लिमिटेशन था बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वो ये था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हुई, स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यूरिंग लाइन स्पेक्ट्रम जो एमिट हुई, अब इनको टेस्ट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लाइंस ने क्या हुआ, ये लाइंस स्प्लिट हो गए, स्प्लिटेड। तो ये इन एमिशन स्पेक्ट्रम का लाइंस का क्या नेचर था, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में लाइन की स्प्लिटिंग को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, ZEEMAN। और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस लाइन स्पेक्ट्रम की लाइन की स्प्लिटिंग को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन आपने देख लिए। इसके बाद एक एटॉमिक मॉडल को कम से कम केमिकल बॉन्डिंग तो एक्सप्लेन करनी ही चाहिए कि हाउ वन एलिमेंट बॉन्ड्स विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। सो नो इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल को एक अल्टीमेट एटॉमिक मॉडल जिसमें कि कोई भी गलती नहीं है, इस तरह से एक्सेप्ट करना साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद
जो सबसे इम्पोर्टेंट और आजकल जो फॉलो होता है एटॉमिक मॉडल, उसकी तरफ हम चलते हुए कुछ उससे पहले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, जो कि उस एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने में हमें आसानी होगी। और वो एटॉमिक मॉडल किस तरह से बना, उसके पीछे क्या क्या डिस्कवरीज थी, किस किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के नेचर को जाना, वो सब जो पहले फाइनली उस एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करने से पहले जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो बात हम करेंगे आज वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। आपको ये तो पता है, थोड़े लेक्चर्स पहले आपको बताया था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव बोथ लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। उसका पार्टिकल नेचर तो न्यूटन्स की क्लासिकल फिजिक्स से हमको पता है, उसका वेव नेचर मैक्स प्लैंक ने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन अभी क्या हुआ, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हुए डी ब्रॉगली, तो उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बिहेव बोथ लाइक मैटर एज वेल एज वेव्स, सो ड्यू टू द सिमेट्री प्रेजेंट इन नेचर अ पार्टिकल या फिर मैटर शुड ऑल्सो बिहेव बोथ लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर तो सब जानते हैं, लेकिन वेव नेचर ऑफ मैटर किसी ने पहले नहीं सुना था। वेव नेचर ऑफ मैटर, तो लोग बाग हैरानी में पड़ गए कि ये वेव नेचर ऑफ मैटर कैसे पॉसिबल है। और डी ब्रॉगली ने बोला कि कोई भी मैटर पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन उसी के साथ वो वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, वेव नेचर, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर फोटॉन्स कैन शो डुअल बिहेवियर ऑफ बोथ लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, दैट दे कैन पोजेस मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। मोमेंटम किसकी कैटेगरी होती है, मोमेंटम किसके पास होता है, जिस भी पार्टिकल के पास मास होता है। दैट इज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू पोजेस मोमेंटम, एंड टू पोजेस वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह से उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विल बी हैविंग अ वेवलेंथ एज वेल एज मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय पी है। मोमेंटम हो गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या रिलेशन दिया वो आपको बताते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, या फिर E इज इक्वल टू एच म्यू। और ये डिस्कवरी जो डी ब्रॉगली ने की थी, उससे पहले आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप, दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, हाउ मास कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एनर्जी, ये आइंस्टाइन की रिलेशनशिप आ चुकी थी। तो मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी कैसे रहती है, ये दोनों रिलेशंस हमारे पास आ गए अभी। इसके बाद इन दोनों रिलेशन से अगर हम निकालें, दैट इज E इज इक्वल टू एच म्यू एंड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दिस इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन, दिस इज एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू मास। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आ गया, तो इससे अगर हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालें और हम निकालना चाहें ये चीज कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो वो कैसे आएगा। इन दोनों ही चीज को एनर्जी के टर्म्स में इक्वेट करके हमने लिया, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू h and mu is equal to c over lambda, h over lambda is equal to mc स्क्वायर। एक c से एक c चला जाएगा, तो हमारे पास आगे रिलेशन में क्या बच जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी c है और m, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल हमने कंसिडर किया है इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया m, तो m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and c is equal to velocity of electron, that is the speed of light here,
तो mc क्या हो गया हमारा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मास इनटू वेलोसिटी, सो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर मोमेंटम। ये है हमारी डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या कहता है, डी ब्रॉगली रिलेशन रिलेट्स अ पार्टिकल और मैटर टू इट्स डुअल नेचर, दैट इज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज इट्स वेव नेचर। और यहाँ पे हमने पार्टिकल नेचर तो बहुत पढ़ा है मैटर का, तो ये रिलेशनशिप जो डी ब्रॉगली साहब ने दी वो थी मैटर के वेव नेचर के बारे में। तो मैटर अगर ट्रेवल करेगा मोमेंटम p से, तो उसके साथ एसोसिएटेड रहेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ होगी लैम्डा। ओके, अब वेवलेंथ लैम्डा है हमारी मैटर की, और अगर हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज इक्वल टू E, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल की E, तो E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, आप सबको पता है। इससे अगर हम निकालें मोमेंटम, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू मोमेंटम, सिंपली दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक m से, तो यहाँ पे हो जाएगा me, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, और mv हमारा मोमेंटम होता है, mv p इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पार्टिकल जिसको आप लेना चाह रहे हैं इधर, तो मोमेंटम हो गया उस पार्टिकल का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी √2me। ठीक है, अब हमारे पास मोमेंटम आ गया, तो हम यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स रिलेशन विद पार्टिकल बीइंग मूव्ड, वो आ जाएगी हमारे पास h ओवर मोमेंटम, दैट इज √2me। E is kinetic energy here, ओके, तो सॉरी ये E हो गया। ये हो गया हमारा वेवलेंथ उस पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेवलेंथ। अगर हम अब ये मानते हैं कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, इट इज नॉट ओनली अ सिंगल, जैसे कोई सादा मैटर का पार्टिकल ना होके एक चार्ज्ड मैटर का पार्टिकल है, तो एक चार्ज्ड मैटर का जो पार्टिकल होता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको एक्सेलरेट किया गया है v पोटेंशियल से, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर तो होगी, बट वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन को जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है इनटू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे कितनी आया, काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू E इंटू वी। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज द पोटेंशियल विद विच इलेक्ट्रॉन इज बीइंग चार्ज। तो इधर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल, इसको वेलोसिटी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये कैपिटल V है, पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसको अगर हमने मोमेंटम के टर्म्स में डिस्क्राइब किया तो मोमेंटम हमारा कितना आ जाएगा, वही दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कीजिए, एक स्क्वायर रूट लीजिए, मोमेंटम mv इज इक्वल टू √2me_v। ठीक है, सो इन केस ऑफ एन एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल बीइंग एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ v, उसका मोमेंटम हो जाएगा √2me_v। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेई के क्वेश्चंस काफी इसी फॉर्म में भी आ सकते हैं और आप काइनेटिक एनर्जी निकालते निकालते कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको चार्ज दे रखा है कि हमें v पोटेंशियल से एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ev, और उससे हमारे पास उसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, √2me_v। इसको याद रखिए, दिस इज रिलेशनशिप फॉर अ एक्सेलरेटेड चार्ज्ड particle being accelerated with a potential difference of v, so v is equal to potential here। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा का रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर मोमेंटम। मोमेंटम आ गया हमारे पास इधर √2me_v इन केस ऑफ एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल।
अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक केसेस की। अगर ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ तो हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया। अगर ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल कोई भी आर्बिटरी पार्टिकल हैविंग चार्ज q है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, √2m, एंड E विल बी रिप्लेस्ड बाय द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल इनटू द पोटेंशियल विच इज बीइंग अप्लाइड अक्रॉस द पार्टिकल। तो ये हो गया हमारे पास वेवलेंथ एसोसिएटेड उस पार्टिकल के मूवमेंट के साथ। अब हम पहले बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे शॉर्टकट्स आपको याद करने के लिए दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, सो व्हाट विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है, पोटेंशियल v आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, h की वैल्यू आप सबको पता है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको सीधे क्या निकालना है, पोटेंशियल पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सीधे। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉन को, अगर हमने सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के मास की, चार्ज की और उसके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यूज पुट की, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, घर पे आपको एक खुद करके देखना है कि ये वाकई में रिलेशन आता है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मैच किया रिलेशन या नहीं, ठीक है। तो अगर हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम्स में डिस्क्राइब करते हैं, आफ्टर पुटिंग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई 12.27 ओवर रूट ऑफ पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम्स। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, वेवलेंथ की यूनिट यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। सेकेंडली, अगर हमने एक प्रोटॉन के बारे में बात किया, तो इन केस ऑफ प्रोटॉन, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.286 ओवर अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम्स। अच्छा, इधर से आप ये डायरेक्टली डिपिक्ट कर सकते हैं कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रोटॉन के अक्रॉस अप्लाई किया जाए और एक इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस अप्लाई किया जाए, तो उस केस में किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा होगा उसका मतलब उसका वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, तो वेवलेंथ उसी पार्टिकल का कम हो जाएगा। हमें पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि उसका वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी कम है फॉर द सेम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं अबाउट अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज नथिंग बट अ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। इसका मास होता है ट्वाइस द मास ऑफ अ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और चार्ज सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का इसमें चार्ज होता है, क्योंकि ये डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स का मतलब मास विल बी इक्वल टू द मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड चार्ज विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, वट एवर यू मे कंसिडर, बट यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव साइन बिफोर इट। तो ये पुट करके हमने लिया लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 ओवर अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। ये याद रहेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एन चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी चार्ज पार्टिकल के केस में। अनचार्ज पार्टिकल के केस में क्या वेवलेंथ होगी, हम एक बार दोबारा रिवाइज करें, लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2me। ये हमने कहां से निकाला था, जब हमने मोमेंटम को बोला था, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया। अब एक एटम में अनचार्ज्ड पार्टिकल कौन सा होता है, सभी को पता है, एक एटम में अनचार्ज पार्टिकल होता है उसका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के केस में अगर इस रिलेशनशिप को हम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, लैम्डा क्योंकि प्रोटॉन है, अनचार्ज पार्टिकल है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो लैम्डा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ द प्रोटॉन, मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ अ प्रोटॉन, जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इन केस ऑफ प्रोटॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.286 ओवर अंडर रूट ई, ठीक है।
एंगस्ट्रॉम्स में। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, अगर ये एंगस्ट्रॉम्स में है तो ये एनर्जी की वैल्यू हमने डिस्क्राइब की है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स के बीच में हमको कन्वर्जन पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होता है फैक्टर, विच इज द चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। तो हमारी बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गिवन टू अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के केस में। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? लैम्डा इज इक्वल टू, वही रिलेशन हमें बार बार लिखना ही पड़ेगा, h/√2m/e। आगे जाके आप उसमें पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसियस स्टेट में, कि गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, या फिर ये वाला जो पूरा टर्म है, गैस की काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी √3/2kT। ये गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी। अभी के लिए आपको खाली याद रखने की जरूरत है, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट डिस्क्राइब करेंगे तो उस केस में हम बताएंगे आपको कि गैस की काइनेटिक एनर्जी ऐसे कैसे डिराइव होती है। वेयर T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, h/√3m/kT। ध्यान रखिए, T है हमारा टेम्परेचर, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मास है मास ऑफ दैट एटम ऑफ गैस। ठीक है, ओके चलिए। अब हमने अभी तक बात कर ली अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। डी ब्रॉगली ने कैसे ये डिस्क्राइब किया कि मैटर के पास वेव नेचर भी होगा। अच्छा, मैटर के पास वेव नेचर होगा, इसकी एक बात बताना आपको रह गया। मैटर के पास वेव नेचर अगर होगा तो सबसे पहले तो डी ब्रॉगली ने अकॉर्डिंग टू हिज मतलब रिलेशन बिटवीन द नेचर, सिमेट्री इन द नेचर से ये बता दिया, या फिर ये सोचा कि मैटर के पास भी वेव नेचर होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये कैसे प्रूव हुआ कि मैटर के पास वेव नेचर है? कि एक्सपेरिमेंटली ऐसे प्रूव हुआ दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो शो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स व्हेन पास्ड थ्रू अ डबल स्लिट। देखिए, हमको पता है कि डिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है दैट इज ओनली शोन बाय द वेव्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेव नेचर होना चाहिए। अच्छा, ये वीडियो में आपको मैं चलो ये भी बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स ने ये डिफ्रैक्शन पैटर्न और वेव नेचर कैसे शो किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, किस तरह से उनको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव नेचर शो करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्लिट है और स्लिट में एक छेद है आपके पास ऐसे, और यहाँ पे पीछे एक स्क्रीन है, और यहां से किसी सोर्स के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉन्स फायर किए। अभी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दीजिए, अब मान लीजिए आपने यहाँ से बॉल्स फायर किए, स्टिकी बॉल्स थे जो आपने फायर किए, जो स्लिट के थ्रू पास हुए, तो जाहिर सी बात है वही बॉल्स पास हो पाएंगे इस स्लिट के थ्रू, जो कि इस प्लेट के एरिया के अंदर आएंगे, और वो यहां से पास होने के बाद इस स्क्रीन पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। ठीक है, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ एनी पार्टिकल। तो मान लीजिए यहां से ये पास हुए, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक होके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बने। अब अगर मैं इस स्लिट को सिंगल स्लिट के बजाय डबल स्लिट कर दूं तो उससे क्या होगा, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। मान लीजिए मैंने दो पैरेलल ओपनिंग्स रखे स्लिट में जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप थे, तो दो पैरेलल लाइन बन जाएंगी हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर। इस तरह से मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन हुई और दो मैंने स्लिट पे पैरेलल ओपनिंग्स रखे थे, तो उन्हीं ओपनिंग्स के करस्पॉन्डिंग दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ये तो नेचर हो गया किसी भी पार्टिकल का, जो पार्टिकल शो करता है। लेकिन इन द केस ऑफ वेव्स ऐसा नेचर शो नहीं करते। अब मान लीजिए वेव्स अगर इस स्लिट के थ्रू पास हुए, तो अगर सिंगल स्लिट है वेव्स में तो वो कुछ भी इंटरफेरेंस या फिर कुछ भी वेव्स का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर सिंगल स्लिट है तो वेव सिंपली यहाँ पे एक लाइन बना देंगे इस स्क्रीन पे, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है,
लेकिन अगर दो स्लिट है हमारे पास, अगर हमारे पास इस स्लिट में दो ओपनिंग्स हैं, दो पैरेलल ओपनिंग्स हैं, तो उस केस में अगर हम वेव्स को पास करेंगे उन दोनों पैरेलल ओपनिंग्स के थ्रू, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी कि उनका नेचर सेम होगा पार्टिकल की तरह से। इसका मतलब कि वो पार्टिकल्स की तरह से ऐसे दो पैरेलल लाइंस नहीं बनाएंगे, वो काफी सारे लाइंस बनाएंगे स्क्रीन पे, ऐसे 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 इस तरह से। और वो लाइंस क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो वेव्स दोनों स्लिट से निकलने के बाद आपस में इंटरफेरेंस होता है उनका, मतलब वेव्स के पीक्स लोज आपस में कंबाइन होते हैं। मान लीजिए ये एक वेव है, एक स्लिट के थ्रू पास हुआ, एक वेव है दूसरे स्लिट के थ्रू पास हुआ। अब ये वेव तो अपना ऐसे ऐसे एक्सपैंड होता जाता है ना भाई, वेव का तो यही नेचर होता है कि वो पूरे एटमॉस्फेयर में एक्सपैंड होता जाता है। अगर ये वेव पूरा इस तरह से एक्सपैंड हो गया, ये वेव भी अपना साइनोसॉइडल वेव इस तरह से पूरा एक्सपैंड हो गया, तो ये वेव काफी सारे पॉइंट्स पर टकरा के काफी सारे मैक्सिमास बनाएंगे, और वो मैक्सिमास करस्पॉन्ड करेंगे इस स्क्रीन पे कुछ पर्टिकुलर लाइंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेव नेचर। जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया तो उनको बहुत हैरानी से ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ शोइंग टू पैरेलल लाइंस एज इन द केस ऑफ मैटर, they were showing multiple lines on the screen which were shown by wave nature। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर भी वैसा ही होता है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। भाई इलेक्ट्रॉन्स का नेचर किसी किसी केस में मैटर के साथ वो मैटर की तरह इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन वाइल मूविंग दे ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का नेचर हो गया हमारा वेव नेचर की तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक रिलेशन के बारे में, जो कि बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में ट्रैवल करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू h/2π। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन्स जनरेट वेव्स एंड दे आर हैविंग वेव नेचर। वो कैसे? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं और ड्यू टू देयर वेव नेचर वो इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस करेंगे अपने मूवमेंट के साथ साथ। मान लीजिए वो ऑर्बिट के अक्रॉस ही ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका मूवमेंट हो रहा है और बिकॉज दे शो डुअल नेचर, तो इस तरह से वो वेव्स भी एमिट करेंगे। तो अगर इन वेव्स का अगर जो इस इलेक्ट्रॉन का सरकमफेरेंस, ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है, ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना हुआ 2πr, और 2πr शुड बी अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ शोन बाय वन वेव। मैंने क्या बोला तो हिंदी में दोबारा रिपीट करता हूं। जो इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है वो होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अक्रॉस ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है, तो उसका जो जीरोथ पॉइंट है वो तो ऑर्बिट का कोई भी पॉइंट मान लीजिए ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ही वेव जनरेट करेगा, तो ये इसका 0 पॉइंट हो गया। 0 पॉइंट से ऊपर आके नीचे आया यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये पता है हमको किसी भी कर्व में ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ है तो सिमिलरली ये भी वेवलेंथ हो गया, ये भी वेवलेंथ हो गया, ये भी वेवलेंथ हो गया। इसका मतलब इस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एमिटेड बाय दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एन हो गया हमारा यहाँ पे एक इंटीजर। ठीक है, एन हमारा इंटीजर हो गया, और हमें क्या पता लगाना है दैट p इज इक्वल टू h/2π। ये हमको प्रूव करना है कि डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल से, डी ब्रॉगली के वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोर का इलेक्ट्रॉन h/2π के ऑर्बिट में ही ट्रैवल करते हैं, ये प्रूव हो जाता है। वो कैसे होगा? अब हमको पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv को जब हमने इसमें लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस की, सो 2πr इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। रिप्लेस इट, मोमेंटम कितना हो गया हमारा, mv के बराबर मोमेंटम हो गया।
mv को इधर ले जाइए, mv हो गया हमारा मोमेंटम, विल बी इक्वल टू nh अपॉन इसको आप mv रखिए, nh अपॉन 2πr। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम mv नहीं होके एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू r, दैट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। सो इधर mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2π, विच इज एग्जैक्टली इक्वल एज प्रिडिक्टेड बाय बोर कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में ट्रेवल करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम होगा अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। So from here we derive a relation between de Broglie's principle as well as Bohr's atomic model। ठीक है, हमने बात कर ली अभी डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिसने हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आगे बढ़ने में बहुत मदद की, वो था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे डेवलप हुआ? अभी हमको बोर एटॉमिक मॉडल से ये पता लगा, या फिर बोर एटॉमिक मॉडल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन अ सर्टेन ऑर्बिट हुज पाथ एंड वेलोसिटी इज फिक्स्ड। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, हाइजेनबर्ग्स NBERG अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग अ फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड अ फिक्स्ड वेलोसिटी v। उनका फिक्स वैल्यूज उन्होंने बता दिया, लेकिन उससे हमने देख लिया कि उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे मॉडल के। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग वेव लाइक नेचर, और कोई भी वेव किसी भी एटमॉस्फेयर में एवर एक्सपैंडिंग और एवर इंक्रीजिंग रहती है, एवर एक्सपैंडिंग एंड एवर इंक्रीजिंग थ्रू आउट द रीजन ऑफ स्पेस। तो अगर वेव का नेचर इस तरह से होता है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का नेचर भी इस तरह से होगा। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एज वेल एज इट्स पाथ, इलेक्ट्रॉन का पाथ और उसका वेलोसिटी एक समय पे दोनों को पूरी तरह एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब पाथ हो गया रेडियस r, वेलोसिटी हो गई v, इनको एक समय पे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना वाज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अब उनका इसके पीछे थ्योरेटिकल रीजन क्या था, अगर हमको कोई भी चीज का, जैसे मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रॉन का पाथ मेजर करना है, इलेक्ट्रॉन को छोड़िए, मान लीजिए आपको एक पेपर का विड्थ मेजर करना है। एक पेपर का विड्थ मेजर करने के लिए आपके पास स्केल्स में डिवीजन उस पेपर के विड्थ से छोटे होने चाहिए। उस पेपर के विड्थ से छोटे डिवीजन होंगे तभी आप एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे कि उस पेपर का विड्थ कितना है। सिमिलरली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पाथ का रेडियस या फिर पाथ का डिस्टेंस मेजर करना है तो आपके पास एक ऐसा स्केल होना चाहिए जिसका की डायमेंशंस इलेक्ट्रॉन के पाथ से छोटे हो, लेस देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में हम यूज करते हैं फोटॉन्स को। इस केस में हमने यूज किया फोटॉन्स को, और उन फोटॉन्स का या फिर फोटॉन्स की जगह मान लीजिए कोई भी रेडिएशन आपने यूज किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपने इलेक्ट्रॉन के पाथ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डायमेंशंस थे उनका वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डायमेंशंस को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो उसका जो वेवलेंथ था वो इलेक्ट्रॉन के पाथ से छोटा था, लेसर देन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इस केस में अगर उसका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के पाथ से छोटा था तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू hc/λ के प्रिंसिपल से किसी भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ कम होता है तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, मींस एनर्जी विल राइज। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी राइज हो गई, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बहुत हाई है, और ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलैप्स करेगी
तो ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी, और इस इलेक्ट्रॉन को जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे स्टेबल नहीं रहेगा और उसकी एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल के उस इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस तो पता लगा लिया, लेकिन अगर आप सिमिलरली उसकी काइनेटिक एनर्जी पता लगाना चाहें या फिर उसकी वेलोसिटी पता लगाना चाहें तो वो वेलोसिटी मिसलीडिंग होगी। और सिमिलरली अगर आपने बहुत छोटा वेवलेंथ का वेव यहाँ पे जनरेट किया पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा वेवलेंथ का वेव आपने जनरेट किया पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन का पाथ, तो उस वेवलेंथ का अगर ऑर्डर बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ वो एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ एज वेल एज इट्स वेलोसिटी एक ही टाइम पे एकदम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, और इसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बोल दिया उन्होंने डेल्टा एक्स। डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उन्होंने जो रिलेशन बताया कि कोई भी अगर पार्टिकल या फिर ये खाली क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे ये फॉर्मूलेज निकाले जा रहे हैं, किसी बड़े पार्टिकल के बारे में ये वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब एक समय पे जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन क्वांटम पार्टिकल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी किसकी, पोजीशन और मोमेंटम की, वो हमेशा होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के, ठीक है। अब ये हमेशा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई की होगी तो आप मोमेंटम को ब्रेक डाउन कर लीजिए उसके मास में, दैट इज डेल्टा वी, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही रहेगा, तो वो इस अनसर्टेनिटी से बाहर आ जाएगा, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं 4 पाई me, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, जो इसमें मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी वो कब होगी, जब वो इसके बराबर होगा, तो विल बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई me। आपने h की वैल्यू me की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की तो आप पाएंगे दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁻4 मीटर -2 सेकेंड -1, ठीक है। तो मतलब एक बार में जो प्रोडक्ट होगा हमारे पोजीशन के अनसर्टेनिटी का और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का, वो होगा 10⁻⁻4 के ऑर्डर का, और ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी अनसर्टेनिटी आराम से हो सकती है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि मैं चाहता हूं मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रिसाइजली डिटरमाइन करूं, तो उसके लिए मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहा टू एन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8, मतलब इसमें 10⁻⁻8 तक ये एक्यूरेट होना चाहिए, उसके बाद अनसर्टेनिटी होगी। तो डेल्टा एक्स हो गया मेरा 10⁻⁸, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए तो आपको पता लगेगा। इसको सब्सटीट्यूट करने से जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आती है ना इलेक्ट्रॉन के, वो होती है 10⁻⁴ के ऑर्डर की। और अगर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में आ गई, मतलब वो वेलोसिटी बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। 10,000 गुना किसी भी वेलोसिटी के 10,000 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का डिफरेंस किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में आना, इसका मतलब वो वेलोसिटी ठीक नहीं है। तो इससे हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन का पाथ और वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इस चीज से हमको एक और चीज बहुत ही क्लियर हो गई कि बोर ने जब हमको कहा था दैट इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन स्पेसिफिक पाथ्स
and having specific velocity that stands false here, मतलब ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन्स का जरूरी नहीं है वो किसी स्पेसिफिक पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं और उनकी स्पेसिफिक वेलोसिटी हो। द बेस्ट यू कैन डू इज you can find a probable you can have a probability of finding maximum और saying the other way round इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में ट्रेवल करेंगे जहां पे उनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। ये एक अप्रोक्सीमेशन साइंटिस्ट ने लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी तरह से पता तो लगा नहीं सकते, फिक्स उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स उनकी वेलोसिटी क्या होगी। इसीलिए उन्होंने ये वाला तरीका निकाला दैट सबसे अच्छा जो आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो यही कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी किस पाथ में मैक्सिमम है, उसी में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहीं तो खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनकी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन